हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी होनहार और काबिल स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। और साथ ही साथ आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ कि बेटा हिंदी मीडियम में भी अब आपके नोट्स आ गए हैं, जिनसे आप अपनी परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं, बोर्ड परीक्षा की। और साथ ही साथ आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए भी वे जो बुक्स हैं या पीडीएफ्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। कैसे, कहाँ? डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दी गई है, उसको क्लिक कीजिए और संपूर्ण जानकारी आपके पास आ जाएगी, आपके हाथ आ जाएगी और आप उन नोट्स का बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं सुपर 30 मिनट रिवीजन की ओर। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधूली के 9 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए सुपर 30 मिनट रिवीजन में आपकी ही पाठ्य पुस्तक गोधूली का काव्यखंड का पाठ 10। लिखा है अनामिका जी ने और नाम है अक्षर ज्ञान। अक्षर अक्षर दीप जले, फैले शिक्षा का उजियारा, कहे समय का एक तारा। ये जो पंक्ति है वो भी साक्षरता अभियान के तहत चलाई गई थी और ये भी यहाँ पर यह है कि किस तरह से एक छोटा सा बच्चा जिसके हाथ में एक बत्ती या स्लेट या पेंसिल पकड़ाई जाती, जब हम छोटे थे तो हमने स्लेट और बत्ती से अपनी पढ़ाई की थी, फिर पेंसिल और रबर इरेजर से ये काम होने लगा। लेकिन पहला जो अक्षर है उसको लिखने में कितनी कठिनाई होती है वो बहुत मुश्किल है अब सोचना। तो अब आप सोचो कि जब आप कुछ नहीं लिख पाते थे तब आपने लिखना सीखा, सब कुछ लिखना सीखा, अक्षर लिखना सीखा, अक्षर से शब्द बनाए, शब्द से वाक्य बनाए, वाक्य से पूरी कहानी बना दी। अब तो आप बहुत विद्वान हो गए हैं बेटा, अब तो आप ज्ञानी हो गए हैं। अब किसी भी तरह से आपको परीक्षाओं के लिए घबराना नहीं है, बस तैयारी करो, आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे और बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। ठीक है, नो टेंशन राजीव, स्पेशली आप बहुत चिंता करते हैं बेटे, किसी तरह से चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा आप करके आएंगे। आप अपने पूरी मेहनत कर रहे हैं ना, 100% दे रहे हैं ना, तो बस आपका परिणाम भी उसी मेहनत के फलस्वरूप आएगा ही आएगा। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया है, लिखा है अनामिका जी ने और पहला प्रश्न है अनामिका जी की रचनाएं किस लिए जानी जाती हैं। अर्थात जो कवयित्री हैं, सबसे पहले कवयित्री की स्पेलिंग देखो, कवयित्री, ये स्पेलिंग होती है सही, इसको याद रखिएगा, कवयित्री, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगती, ठीक है, यहाँ पर। तो अनामिका की रचनाएं समसामयिक बोध और समाज के वंचितों के प्रति सहानुभूति के लिए जानी जाती हैं। अर्थात अनामिका जी जो रचनाएं करती हैं वो हमेशा कुछ ऐसी जानकारी और ज्ञान के तहत करती हैं जिससे हम सब का भला होता है और साथ ही साथ समाज के वंचितों के प्रति सहानुभूति। जो वर्ग समाज के हर सुख सुविधा से वंचित है, जो किसी भी सुख सुविधा का लाभ नहीं उठा पाता है, उसके प्रति अनामिका जी की गहरी सहानुभूति होती है और इनकी रचनाओं में इसी तरह की विषय शामिल होते हैं। ठीक है, अगला है कवयित्री। ओके, लिखा गया कवयित्री की दृष्टि में विफलता के आंसू क्या हैं। विफलता के आंसू मतलब क्या है? तो कवयित्री की दृष्टि के अनुसार देखा जाए तो विफलता के आंसू सृष्टि की विकास कथा में प्रथम अक्षर है। सोचो आप, विफलता के जो आंसू हैं वो सृष्टि के विकास कथा के प्रथम अक्षर हैं। सृष्टि के विकास कथा, जो विकास की कथा है ना सृष्टि की, उसका प्रथम अक्षर है विफलता। कवयित्री की दृष्टि में विफलता के आंसू क्या है? जब हम कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते तो अनायास ही हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं, बस वो आंसू ही हमें आगे ले जाने की प्रेरणा देते हैं। तो जब कभी हम गिर जाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गिरे ही पड़े रहते हैं ज़मीन पर, हम उठ जाते हैं ना बेटा। तो जो भी करते हैं उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहें और लगनशील रहें और काम करते रहें जब तक कि स्वामी विवेकानंद जी का कथन कि अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहिए, निरंतरता के साथ कर्म करते रहिए, जब तक कर्म करते रहिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अर्थात जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए आपको कर्म करने से रुकना नहीं है। थोड़ी सी विफलता या असफलता होने पर बहुत से व्यक्ति रुक जाते हैं कि अब इतनी मेहनत तो की थी, हमें इसका परिणाम ही नहीं मिल रहा है। नहीं बेटा, कमी है
इसलिए वहां पर विफलता या असफलता सामने आ रही। लेकिन हम अपने दिल में जो जुनून जगा कर बैठे हैं उसको कभी मरने नहीं देंगे। कवियत्री की दृष्टि में विफलता के आंसू सृष्टि की विकास कथा के प्रथम अक्षर हैं। तो कवियत्री ने जो छोटा बच्चा पहले जो आ लिखना सीखेगा, पहले आ लिखना कैसे सीखे थे? सबसे पहले हमें स्लेट, इस तरह की स्लेट रहती थी। अरे यार ड्राइंग आड़ी टेढ़ी बनती है, ठीक है। एक स्लेट हुआ करती थी, ऐसी स्लेट हुआ करती थी, ये स्लेट हुआ करती थी। अब इसमें एक बड़ा सा आ से अनार बनाकर दे दिया। चलो इस पर बत्ती फेरो। स्लेट और बत्ती आती थी तो मुश्किल से क्या पता कहाँ कहाँ को वो उस पर भी नहीं जा पाती थी, और कहीं कहीं जाकर, हर कहीं से जाकर कैसे भी कर रहे हैं। अभी तो हमें पता है कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर जाएगा, जैसे यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर हमने एंड कर दिया। लेकिन जब हमें पता नहीं रहता कि आ शुरू कहाँ से होगा, एंड कहाँ से होगा, तो हम बत्ती फेरना तो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, फिर यहाँ भी कर सकते हैं। नहीं पहुँचा तो वहाँ चले गए, फिर यहाँ से यहाँ मिला दिया। तो सही तरीका अभ्यास से ही पता चलता है ना, यही हमारा अनुभव होता है। तो कवित्री की दृष्टि में विफलता के आंसू सृष्टि के विकास का प्रथम अक्षर है, और हमने प्रथम अक्षर लिखना सीख लिया है और हम आगे जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। तो अक्षर ज्ञान कविता में कवयित्री ने छोटे बच्चे द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को साकार रूप में चित्रित करते हुए बताया है कि क लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौखट छोटा पड़ जाता था। जब भी जो पेज है या स्लेट है उसमें क लिखवा जाता था, तो जब हमसे कहा जाता था, बच्चे की बात कर रहे हैं, कि चलो क लिख कर बताओ, तो हम इतना बड़ा लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे कर देंगे तो वो पेज ही छोटा पड़ गया, नहीं आ रहा इसमें का, ऐसा हो जाता है। तो अब जैसे बच्चे लाइन छोड़ छोड़ कर लिखते हैं, बच्चे लाइन छोड़कर लिखते हैं ना, आपको पता है कि चाहे वो 4 लाइन्स कॉपीज हो या आपकी 2 लाइन्स हो, तो उसमें बच्चों को लाइन छोड़कर लिखवाया जाता है, क्योंकि वो बड़ा लिखते हैं और उनको ये भी छोटा नजर आता है सब कुछ। तो अक्षर बोध को साकार रूप में चित्रित करते हुए कहती हैं कि क लिखने में अभ्यास पुस्तिका का जो चौखट है, जो फ्रेम है, वही छोटा पड़ जाता है। कर्म पथ भी इसी प्रकार से प्रारंभ में फिसलन भरा होता है, अर्थात जब हम जिस रास्ते पर जाते हैं ना, तो हमें लगता है अरे भाई ये रास्ता ही खराब है, इस रास्ते पर हम नहीं जाएंगे, इसलिए हम विफल हो रहे हैं, इसलिए हमें सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कमियां हम में हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है बेटा। क कबूतर में चंचलता है, बालक भी चंचल होता है, इस प्रकार क अक्षर व्यापकता पूर्ण है। तो क कबूतर, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, पढ़ा होगा ना सबने। तो इस प्रकार से का जो है वो चंचलता भरा है और बच्चे में भी चंचलता होती है। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? यह सृष्टि विकास की कथा क्या है, अथवा कवयित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों? ये प्रश्न तरह तरह से पूछा जा सकता है। एक तो बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, या फिर सृष्टि विकास की कथा क्या है, या फिर कवयित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आते हैं। 3 प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, इसलिए तीनों प्रश्नों को यहीं लिख दिया है। बेटा अक्षर ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ता हुआ धीरे 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 जब कहां पर पहुंच जाता है? का कबूतर, ख खरगोश। देखो हमने देखा का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, और चले हम ये वाला, ठीक है। तो ये जैसे तैसे वो चंचलता की तरह, खरगोश के लिए भाग गया, वो हमसे नहीं बनता। खा से खरगोश बहुत चंचल रहता है, तुरंत भाग जाता है। गा से गमला, गमला रख रहा हूं लेकिन वो लुढ़क लुढ़क जा रहा है। घा से घड़ा नहीं बन रहा है। फिर पहुंचे यहां पर, तो यहां पर बच्चे को पता है क्या लगता है बेटा? कविता में बताया है अनामिका जी ने कि ये जो डा से डमरू है, डा से डमरू में ही एक यहां पर शून्य रख दी जाती है, तो उसको इंगा खाली कहने लगते हैं। तो उसको लगता है ये माँ की गोद है और मैं इसमें बैठा हुआ नन्हा सा बालक हूं। ये इसमें उसे बड़ा अच्छा लगता है। बेटा अक्षर ज्ञान की सीढ़ियां चढ़ता हुआ धीरे धीरे जब इंगा मतलब इस पर लिखना चाहता तो परेशानी में पड़ जाता है, क्योंकि डा की टेढ़ी मेढ़ी बनावट उससे सधती ही नहीं कि कैसे बनाऊं ये। अभी तो सीधा सीधा लिख रहा था, मैं ऐसे लिखा, फिर यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया। अब मैं क्या करूं, उधर जाऊं इधर जाऊं, क्या करूं?
डा को माँ और बिंदु को उसकी गोद में बैठा मानकर वह लिखने में सफल नहीं होता। मतलब माँ की गोद में ही बैठे रहना चाहता, वो कोई कार्य नहीं करना चाहता। वह अनवरत, अनवरत मतलब होता है लगातार कोशिश करता है किंतु कामयाब नहीं होता और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। बस इन्हीं आंसुओं को, किंतु उसकी असफलता के आंसू उसमें हताशा नहीं उत्साह पैदा करते हैं और यह उत्साह ही सृष्टि का विकास है। अर्थात ये उत्साह, उसकी आंखों में आंसू आ जाना कि मैं क्या करूं, जब काम करते नहीं बने और बच्चा कहे मैं क्या करूं, नहीं बन रहा है मुझे, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा वो करना नहीं चाहता है। जैसे हाँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रश्न होंगे जो आपके मस्तिष्क में आ रहे होंगे कि अब हम कैसे करें, कुछ पत्र होंगे, बिल्कुल हिंदी में भी कुछ ऐसा होंगे टॉपिक्स जो आपको नहीं आ रहे होंगे, तो अब हम क्या करें। लाली मैडम से भी कब से कमेंट में दे रहे हैं लेकिन वो नहीं बता रहे हैं, ऐसे भी आप कहते होंगे। लेकिन यही आपकी जो उत्सुकता है ना, वही आपको आगे ले जाएगी। ये जो उत्साह है कि हमें सीखना है, हमें चाहिए, हमें पढ़ना है, वो आपको बहुत सारी एक विषय या एक टॉपिक के पढ़ने के लिए आप कई टॉपिक्स को रीड करेंगे, जिससे ना केवल एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी बल्कि और भी कई टॉपिक्स को आप जान पाएंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से ये बताया है कवयित्री ने। अक्षर ज्ञान कविता किस तरह सांत्वना देती है और आशा जगाती है, विचार कीजिए। अक्षर ज्ञान किस तरह की सांत्वना देती है कि हाँ हाँ हो जाएगा, डरो मत, सब कुछ संभव है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है और किसी भी तरह से हमको हताश नहीं होना है। कवयित्री अनामिका की अक्षर ज्ञान कविता समसामयिक मानव बोध का संक्षिप्त मगर प्रभावशाली दस्तावेज है। डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में दस्तावेज कहते हैं। कवयित्री ने अक्षर ज्ञान के आरंभ के बिंब से आरंभ कर सृष्टि विकास की कथा के आरंभ से उसको जोड़ दिया है। मतलब अक्षर से कहां से, आप सोचिए, तभी तो कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इतने विचार, इतने उत्तम विचारों को उन्होंने शब्द रूप में अक्षर ज्ञान के माध्यम से कविता की रचना कर दी। तो ना केवल ये कविता की रचना बल्कि संपूर्ण सृष्टि के विकास की ओर ले जाती हुई एक कहानी है। ठीक, तो कवयित्री अनामिका की अक्षर ज्ञान कविता समसामयिक मानव बोध का संक्षिप्त मगर प्रभावशाली दस्तावेज है। कवयित्री ने अक्षर ज्ञान के आरंभ के बिंब से आरंभ कर सृष्टि विकास की कथा के आरंभ से उसको जोड़ दिया है कि अक्षर का आरंभ किया, वर्ण की यदि हम करें, स्वर और व्यंजन होते हैं, व्यंजन की हम बात करें तो पहला व्यंजन का है, तो यहां से आरंभ किया और वही मान लीजिए कि सृष्टि विकास की हो। उसका उद्देश्य है कि सृष्टि के विकास में मानव की स्थिति का उद्घाटन करना, कि सृष्टि का जो विकास है वो किस तरह से आगे की ओर बढ़ता है। जो नन्हा सा बालक बोलना सीखता है बड़ी मुश्किल से, वो कब कैसे लिखना सीख जाता है और कब कैसे इतना होनहार और काबिल बन जाता है, सच में ये तो पता ही नहीं है। तो सृष्टि का विकास भी इसी तरह का है। कवयित्री कहती हैं कि माँ ने बेटे को चौखट या स्लेट देकर लिखने की प्रक्रिया आरंभ कराई। उसने बेटे की अक्षर यात्रा को सहज करने के लिए तरह तरह के उपक्रम किए, तरह तरह की योजनाएं बनाई, तरह तरह से उसको सिखाने का प्रयास किया। लड़के ने लिखना शुरू भी किया। उल्टी सीधी रेखाओं के माध्यम से वह आगे बढ़ा और पहुंच गया यहां पर, थम गया। संघर्ष कठिन हो गया कि अब नहीं बनेगा, ये बहुत आड़ा टेढ़ा है मम्मा, आई कांट डू, ये अब नहीं होगा मम्मा। रोने लगा, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, जिद करने लगा। तो ये जो गोद में बैठा हुआ वो डा से डमरू को सोचता है ये माँ है और ये जो दिखाई दे रहा है वो गोदी में बैठा हुआ मैं स्वयं हूँ। तो ठीक है, किंतु उसने हार नहीं मानी। कवयित्री का कहना है कि मानव जीवन की कथा भी ऐसी ही है। मनुष्य संसार में जब आता है तो शनैः शनैः अपने परिवेश से जूझता हुआ आगे बढ़ता है। शनैः शनैः मतलब क्या होता है बेटा? धीरे धीरे वह आगे की ओर बढ़ता जाता है और यही मानवीय प्रवृत्ति है कि हमेशा हमें आगे की ओर ही बढ़ना है, दीपक की लौ की तरह आगे ऊर्ध्वगामी रहना है। इसी क्रम में एक पड़ाव ऐसा आता है जहां उसे आगे बढ़ने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या है? परीक्षा। बोर्ड परीक्षा आ गई है, पढ़ाई करनी होगी। तो उसको ऐसे हवा की तरह मत देखो। आप साल भर पढ़ाई कर रहे हो और थोड़ा अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़ाई करो, आप कर पाओगे। क्या हम 5-10 दिन का भोजन एक दिन में कर सकते हैं? बताइए, नहीं कर सकते। तो यदि साल भर पढ़ाई ही नहीं की होगी तो क्या हम
1 दिन में या 5 दिन में, या परीक्षा ड्यूरेशन दीज डेज की जब वो परीक्षा के दिन होंगे उसमें हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं पूरी, और हम सोचें हम फिर टॉप भी कर जाएं, तो असंभव। हमें प्रतिदिन सही से अपनी पढ़ाई को देना होगा और बहुत कंसंट्रेशन के साथ हमें पढ़ाई करनी होगी। तो ऐसा पड़ाव आता है जहां से आगे बढ़ने में अनेक कठिनाइयां आती हैं। असफलता से उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, किंतु वह अपना प्रयत्न नहीं छोड़ता। आंसू उसे संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं और संघर्ष करने का उसका यह मुद्दा ही सृष्टि विकास को आगे बढ़ाता है। जहां उत्साह है वहां विकास है। मानव जीवन की यही प्रवृत्ति उसे श्रेष्ठ बनाती है। इस प्रकार अक्षर ज्ञान कविता संघर्ष के क्षणों में सांत्वना देती है और सुंदर भविष्य की आशा जगाती है। अगला है, अक्षर ज्ञान में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करिए कि कौन कौन सी। इसको बहुत ध्यान से सुनो बेटा, ये प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से, ठीक है। अक्षर ज्ञान कविता में 3 उपस्थितियां हैं। पहली उपस्थिति है क्या? माँ की पहल से बेटे के अक्षर ज्ञान के आरंभ की, मतलब माँ ने कहा अक्षर लिखना सीखो, ठीक है, अब वो सीखने की कोशिश कर रहा है। इसमें माँ बेटे को चौखट देती है या स्लेट देती है और का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ा बताकर अक्षर का आरंभ कराती है कि ये लिखो। ये हो गई आपका यहां से। दूसरी उपस्थिति बालक द्वारा अक्षर लेखन की है। पहली क्या है? माँ ने अक्षर लिखने के लिए प्रेरित किया बच्चे को। दूसरी क्या है? बच्चे ने लिखना शुरू करने की कोशिश की, ठीक है, ये दूसरी हो गई। तो जिसमें उसका का से कबूतर की बड़ा होने के साथ कारण आ नहीं पा रहा है भाई, चौखट में ही नहीं आ रहा है क्योंकि बड़ा है। खा भी खरगोश की तरह फुदक जाता है, गमला टूट जाता है और घड़ा लुढ़क जाता है, अब क्या करूं। किंतु इंगा पर आकर मामला अटक जाता है। यहाँ इंगा का डा माँ है और बिंदु गोद में बैठा बेटा। बतलाने पर भी बात नहीं बनती, अब नहीं बन पा रहा है और यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो और यहीं से उसके उत्साह की प्रक्रिया शुरू होती है। तीसरी उपस्थिति इंगा ना लिख पाने की बेबसी। बार बार असफल रहने पर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, किंतु ये आंसू उसे अपने कर्म अर्थात लेखन कार्य से विरत नहीं करते, दूर नहीं करते। वह मजबूत इरादे से लगा रहता है। मजबूत इरादा हासिल करने का संकल्प ही सृष्टि विकास की जड़ है, विकास की पहल है। कवयित्री का लक्ष्य इसी संघर्ष को इंगित करता है। गमले सा टूटता उसका गा, घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 में संकलित कवयित्री अनामिका के अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता से ली गई हैं। अनामिका समसामयिक बोध की कवयित्री है और संघर्ष में उनकी आस्था है कि जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करेगा तो आगे बढ़ेगा। संघर्ष ज्ञान के क्रम में आने वाली बाधाओं और उलझनों के माध्यम से वह अपनी आस्था व्यक्त करती है। कवयित्री कहती है कि माँ ने बेटे को अक्षर ज्ञान कराना आरंभ किया और अक्षर से संगत वस्तुओं की जानकारी दी, जैसे का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ा, ठीक है, ये उसने बताया। अब बेटे ने जो लिखाई शुरू की, तो जैसे चलना सीखते समय बालक टलमलाता है, थोड़ा हिलचा है, फिर आगे कदम बढ़ाता है और फिर गिर जाता है, वैसे ही अक्षर की लकीरें इधर उधर होने लगी। उससे नहीं बन पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो अभ्यास करता गया और माँ उसके साथ रही और उसने सीख लिया। ग गमले की भांति टूट गया, घ घड़े की तरह लुढ़क गया। यह कवित्री का उद्देश्य यह दिखाना है कि किसी भी ज्ञान अर्जन में शुरू में कठिनाई आती ही है। कोई भी कार्य हमें शुरू में कठिन लगता ही है। आदमी बेचैन होने लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हमें इन असफलताओं से या विफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, लगन से प्रयत्न करते रहना चाहिए, समस्या अवश्य हल होगी। जीवन क्षेत्र में यही मानकर चलना चाहिए कि मानव विकास या सृष्टि का विकास इसी प्रकार से होता है। एक बीज बो दिया हमने, अब छोटा सा नन्हा सा कोमल सा बीज कैसे जो कड़क मिट्टी को फाड़ता हुआ, उसको चीरता हुआ कैसे बाहर आ जाता है पौधा से, फिर वही पौधा वृक्ष बन जाता है। उसने भी तो कितनी कठिनाइयां झेली हैं। तो जीवन में कठिनाइयां तय हैं। कविता में 3 उपस्थितियां स्पष्ट करिए कि वे कौन सी हैं। सबसे पहले माँ द्वारा बच्चे को सिखाना, फिर बच्चे द्वारा अपने आप से सीखना, और फिर उपस्थिति में सृष्टि की विकास की कथा। अर्थात कविता में जीवन की 3 भागों में बांटा है, उसके सार को वर्णित किया है। पहली उपस्थिति में माँ शिशु को अक्षर ज्ञान देने का प्रयास करती है। दूसरी उपस्थिति में जीवन का उतार चढ़ाव है। तीसरी उपस्थिति में जीवन की विकास की कथा है कि बस अब हम कार्य करेंगे तो इससे हमारा मिलेगा ही मिलेगा सफलता। कविता में का विवरण दीजिए कि क जो क है, का कहाँ से स्वर होता है बताइए। आपने देखा होगा क ऐसे कहाँ से होता है? कंठ से। तो क से कबूतर।
कविता में का विवरण देते हुए कवयित्री ने कहा है कि व्यंजनों में यह पहला वर्ण है। ठीक है, स्वर हमने पढ़ लिए, फिर व्यंजन पर हम आए तो सबसे पहला जो व्यंजन है उसका सबसे पहला वर्ण कौन सा है? क से कबूतर। का वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए बच्चों को इसका उच्चारण करने में कठिनाई अनुभव होती है। का कबूतर की तरह फुदक जाता है, अर्थात बच्चे इसका साफ साफ उच्चारण नहीं कर पाते हैं और जब भी वह लिखते हैं तो उस स्लेट में वो आ भी नहीं पाते, कहते हैं नहीं आ रहा, वो बाहर चला गया, भाग गया, कबूतर उड़ गया, हमसे नहीं बन रहा। ठीक है, तो कई तरह की कठिनाइयां आती हैं। बेटे के लिए इंगा क्या है और क्यों? अब हम पहुंचे का से कबूतर हमने लिख लिया, हमने मतलब बच्चे ने। खा से खरगोश को भी जैसे तैसे, गा से गमला टूट गया, घा से घड़ा भी लुढ़क गया। अब चले हैं यहाँ, तो डा से डमरू है मम्मी और ये रहा गोदी में बैठा हुआ बच्चा। तो वो बहुत कि अब मुझे नहीं करना है, नहीं करना, ये नहीं बनेगा, आड़ा टेढ़ा कहीं इधर जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है, मतलब बहुत हताश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी लुढ़कने लगते हैं। लेकिन उसको ये माइंड में वो ये भी सोचता है कि जब ये तो ऐसे थे, ये ऐसा क्यों है? मतलब उसको इसको सीखने की जिज्ञासा मन में आई है। मैंने ये तो लिख लिया, मुझसे ये क्यों नहीं बन रहा? मतलब वो लिखना तो चाहता है, तो उसके मन में जो उत्सुकता है, जो एक्साइटमेंट है, उसके माध्यम से ही जीवन को आगे बढ़ाने की एक सीढ़ी को यहाँ पर कवयित्री ने बताया है। अक्षर ज्ञान के क्रम में जो इंगा है, डा को माँ तथा बिंदु को गोदी में बैठा बच्चा समझता है। उस अवस्था तक बच्चे प्रायः अपना अधिकांश समय माँ की गोद में ही बिताते हैं। उस अनुभव को बच्चों द्वारा अक्षर ज्ञान से जोड़ने की कोशिश की गई है और यही उद्देश्य है कवयित्री जी का। कविता के अंत में कवयित्री शायद अवयव का प्रयोग करती हैं। स्पष्ट कीजिए कि उन्होंने क्यों शायद का प्रयोग किया है, शायद का। तो अक्षर ज्ञान के क्रम में प्रयत्न, आशा, निराशा, विफलता, सफलता आदि सब मिलते हैं और अंत में कभी ना रुकने वाला विकास की मात्रा शुरू भी हो जाती है। कोई भी कार्य करोगे, ठीक है भाई, मैं किचन का ही उदाहरण देती हूँ कि रोटी बनाना जब मैं नहीं सीखी, 12वीं के बाद सीखी मान लो, तो नहीं बनती थी अच्छी रोटी, सिखाई गई, देखा गया, या फिर पहले आड़ी टेढ़ी कोई भारत का नक्शा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो वो रोटियों को मीठा, अरे वाह तुम रोटी बनाती हो तो मीठी लगती है, बहुत सारी, मतलब ये प्रेरित करने के लिए हमारे माता पिता हमको तरह तरह से बहुत अच्छे से हमको प्रेरित करते हैं और हमको उत्साहित करते हैं। यहाँ पर अक्षर ज्ञान में भी यही होता है कि जब कभी बच्चा लिखते लिखते नहीं लिखना है करता है, तो फिर देखो ऐसे पकड़ते हैं, जब आप ये करोगे तो लिखना सीख जाओगे, फिर आप पापा की तरह बड़े अच्छे से ऑफिस जाओगे, आपकी एक अपनी गाड़ी होगी। बहुत सारे मम्मी की जो बातें रहती हैं वो बच्चे के मन में और मस्तिष्क में ऐसा जादू पैदा करती हैं कि वो लिखने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो ही जाता है। अक्षर ज्ञान के क्रम में प्रयत्न है, आशा है, निराशा भी है, विफलता भी है, सफलता भी है, सब कुछ है। अंत में कभी ना रुकने वाले विकास का क्रम भी है। वस्तुतः कवयित्री इन्हीं प्रक्रियाओं को सृष्टि की विकास प्रक्रिया से जोड़ती हैं। दोनों में समानता की संभावना के कारण ही वे शायद अव्यय का प्रयोग करती हैं। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? बताइए, बेटा क्यों रोने लगा, क्या हुआ उसको? का से कबूतर लिखा उसने, हाँ लिखा तो, लेकिन कहा कि ये मेरी स्लेट में नहीं आ रहा, ये मेरी कॉपी में नहीं बन पा रहा, ये बहुत बड़ा है। मतलब का से कबूतर की तरह वो भाग गया नहीं। खा से खरगोश, खरगोश तो बहुत चंचल रहता है, तो अब वो चला गया। गा से गमला, गमला टूट गया, नहीं लिखते बन रहा। ठीक है, जैसे तैसे उसने एक एक करके का से कबूतर आड़ा टेढ़ा जैसे भी हो गया, तो मम्मी ने कहा हाँ यही तो है। अब खा से खरगोश, यहाँ किया कुछ भी कर दिया, ये हो गया, हाँ बेटा यही है। फिर गा से गमला, कुछ नहीं करना, आप एक लाइन खींचो, यहाँ भी लाइन खींचो, यहाँ जोड़ दो, गा से गमला हो गया। ओके, खुश हो गया बच्चा। अब घा से घड़ी, फिर से एक लाइन खींचो, यहाँ ले जाओ, यहाँ भी ले जाओ, घा से घड़ी। अब उसने कहा चलो ठीक ठाक है भैया, जैसे तैसे हो गया। लेकिन अब बात आती है इंगा की। तो जैसे ही मम्मी ने कहा चलो अब इंगा इंगा खाली लिखो, तो वो घबरा गया कि इसमें तो एक लाइन कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं आड़ा है, कहीं टेढ़ा है, कहीं तिरछा है, कहीं मोड़ा है, मैं क्या करूं? तो वो माँ की गोद में बैठ जाता है और उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगते हैं। तो अक्षर ज्ञान के क्रम में बच्चा इंगा नहीं लिख पाता है और विफलता
पर आंसू आ जाते हैं। बार बार की विफलताएं उसे रास नहीं आती हैं। विफलता ही उसके विकास का प्रतीक है कि यहाँ आंसू आ जाते हैं और वो ये सोचता है कि ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा, और क्यों नहीं जहां आया वहां उसको लिखना है, मतलब उसको भी जानना है, वो भी आगे बढ़ना चाहता है। समझ में आया बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास करती हूं कि जो भी विषय आप पढ़ते हो, चाहे वो गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, कोई सा भी विषय हो, अंग्रेजी हो, बहुत मन लगाकर आप पढ़ते हो। और जब मन लगाकर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें हमें सफलता मिलती ही मिलती है। कभी कभी निराशा हाथ में आ जाती है, लेकिन निराशा को हताशा में परिवर्तित मत करना, क्योंकि हर बार कहते ना यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कुछ जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका जुटाना होता है। पहले भी मैंने ये पंक्ति बोली थी, संभवतः आपने सुनी होगी। तो इस तरह से हमें हर एक कार्य को करना है, उसमें सफलता मिलेगी। बस प्रयत्नशील रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कर्म करते चलिए। मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है, लाली मैडम आपके साथ है, फिर डर किस बात का। परीक्षाएं आ रही हैं, हमें पता है, इसलिए परीक्षाओं की तैयारी के लिए तरह तरह के वीडियोस आपके लिए लाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अब तो आपके हिंदी मीडियम में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के हिंदी नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप उनका भी फायदा उठा सकते हैं, उनसे भी लाभ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दी है। बाकी हम है ना आपके लिए 24/7। तो बने रहो मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।